करना है इसने। तो देखिए दूसरे चरण में सबसे पहली बात करते हैं हम नेतृत्वकर्ता, मुख्य रूप से नेतृत्व। तो इस चरण का नेतृत्व किया किसने? विजय सिंह पथिक। इस चरण का नेतृत्व किसने किया भाई? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक के बारे में हमको जानकारी कल की क्लास में भी हम बात कर रहे थे। विजय सिंह पथिक जो है सशस्त्र क्रांति में भाग लेना चाहते हैं या सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते हैं। उनकी विचारधारा है कि याचना, प्रार्थना, प्रवृत्ति, इन सब में काम नहीं चलेगा, हमें क्रांति का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। तो इस चरण का नेतृत्व, मूल नेतृत्व कर रहे हैं कौन? विजय सिंह पथिक। बाकी उनका सपोर्ट अलग अलग समय पर अलग अलग करने आएंगे, उनकी हम बात करेंगे। पहले हम विजय सिंह पथिक की सामान्य जानकारी की बात करते हैं, कौन है कौन नहीं। सबसे पहली बात, विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो है सिंह, यानी कि उन्होंने बाद में नाम परिवर्तित किया और विजय सिंह पथिक रखा। मूल नाम भूप सिंह है। विजय सिंह पथिक का इनका जन्म बुलंदशहर, इनका जन्म बुलंदशहर कहाँ? यूपी के बुलंदशहर में एक गांव है, गांव का नाम है गुठावली। गांव का नाम क्या है? गुठावली। इसमें विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था और ये एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, सशस्त्र क्रांति में विश्वास करने वाले। अब जो विजय सिंह पथिक है वो किन के साथ रहते हैं? स्वयं को वो कहते हैं राष्ट्रीय पथिक। बचपन का नाम था भूप सिंह और जाने गए विजय सिंह पथिक। अब ये रहते हैं राष्ट्रीय नेताओं के साथ, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ रहकर क्रांति कर रहे, और उस क्रांति में ऐसा विचार किया गया कि देश के कोने कोने में जाकर, विभिन्न क्रांतिकारी देश के कोने कोने में जाएंगे और एक साथ एक बड़ा विस्फोट करेंगे, अंग्रेजों को डराने का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इस पूरा जो व्यवस्था थी क्रांति का, जो पूरे भारत में, उसकी पूरी की पूरी योजना रास बिहारी बोस लेकर चल रहे हैं। तो रास बिहारी बोस ने ही विजय सिंह पथिक को इस क्रांति का कार्य अजमेर के लिए सौंपा। यानी कि आप जो है वो कहाँ चले जाओ? अजमेर। और अजमेर में आपका समर्थन जो है वो करेंगे गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पथिक जो है, अब देखो प्रश्न आएगा, विजय सिंह पथिक किसके कहने पर कहाँ आए? अजमेर। तो यहाँ बनेगा विजय सिंह पथिक को रास बिहारी बोस ने कहाँ भेजा था? अजमेर। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के कहने पर अजमेर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? अजमेर। अजमेर में उनका साथी जो है वो है गोपाल सिंह खरवा। ये जो गोपाल सिंह खरवा है ना, खरवा गांव के हैं अजमेर में ही। तो गोपाल सिंह खरवा के साथ विजय सिंह पथिक अजमेर को केंद्र मानकर क्रांति कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो क्रांति है या इनकी जो भी कोई योजना थी इसका पता लग गया। इस वजह से गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो गोपाल सिंह खरवा और कौन? विजय सिंह पथिक। इन दोनों को टोडगढ़ दुर्ग, कहाँ है? टोडगढ़ दुर्ग अजमेर। टोडगढ़ दुर्ग, इन दोनों को टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में बंधक रखा गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया। तो हम विजय सिंह पथिक की देखिए दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण का मूल नेतृत्व कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। जन्म इनका बुलंदशहर यूपी में है। यहाँ का एक गांव है गुठावली, इस गांव में जन्म हुआ है। विजय सिंह पथिक राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ काम करते हैं। रास बिहारी बोस के आदेश से ही कहाँ आ गए थे? अजमेर। अजमेर में इनको साथी कौन मिला? गोपाल सिंह खरवा।
गोपाल सिंह खरवा साथी मिल गया, किंतु इनकी जो योजना थी उसका अंग्रेजों को पता लगने की वजह से दोनों को ही टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में बंधक बना लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा बना लिया गया। अब देखो 1915 में 1915 में फरार हुए तो दोनों फरार, विजय सिंह पथिक भी और 1915 में गोपाल सिंह खरवा भी, दोनों ही टोडगढ़ से फरार हो गए। टोडगढ़ से फरार हो गए, लेकिन गोपाल सिंह खरवा जो है वो ब्यावर में ही गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु विजय सिंह पथिक फरार हुए और फरार होकर कहां पहुंचे? चित्तौड़। कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ का एक गांव था, गांव का नाम था ओछड़ी, इस प्रकार का एक गांव है। उस गांव में विजय सिंह पथिक पहुंचे, यानी कि सीधा प्रश्न होगा कि टोडगढ़ दुर्ग से विजय सिंह पथिक निकले तो कहां पहुंचे, तो जिले का नाम पूछा जाएगा, तो कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़। कहां पहुंचे भाई? चित्तौड़गढ़। अब देखो 1915 में, अभी हम बात कर रहे हैं कि नेतृत्व ये कर रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़ेंगे हम, वो प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से आंदोलन से जुड़े हैं। अब देखो हम ये बात करते हैं, यहाँ ये जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ में एक संस्था चलती है, संस्था का नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा ये एक संस्था चलती है, और इस संस्था को लेकर चलते हैं या चलाने वाले जो हैं उनका नाम था हरि भाई किंकर। कौन है भाई? हरि भाई किंकर। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन हरि भाई किंकर के द्वारा कर दिया गया था, किंतु उसको व्यवस्थित रूप देने वाले भी कौन थे? विजय सिंह पथिक। ये एक तरीके से शिक्षा टाइप की संस्था थी, शिक्षा देने का काम किया करते थे। विजय सिंह पथिक भी इसी संस्था से जुड़ गए। कौन सी संस्था से? इसी संस्था से, विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़कर, और एक तरीके से शिक्षक के रूप में कार्य करने लग गए। किसके रूप में? शिक्षक के रूप में कार्य करने लग गए। इसी विद्या प्रचारिणी सभा का, ये जो विद्या प्रचारिणी सभा है, इसी विद्या प्रचारिणी सभा का 1916 में, कब की बात है? 1916 में वार्षिक उत्सव हुआ। वार्षिकोत्सव 1916 में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिकोत्सव चल रहा था। इस वार्षिकोत्सव में भाई सीधी सी बात है, विजय सिंह पथिक जो है वो इसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक तो है, साथ में लोगों को क्रांति के लिए भी तैयार कर रहे हैं और शिक्षित भी कर रहे हैं। तो विजय सिंह पथिक जो है इस वार्षिकोत्सव में भाषण दे रहे हैं, और यहीं पर पहुंच गए साधु सीताराम दास। यहीं पर कौन पहुंच गए भाई? साधु सीताराम दास। तो कल हम बात कर रहे थे, कौन पहुंचे? साधु सीताराम दास। हमने कल बात की थी कि प्रथम चरण का मूल नेतृत्वकर्ता या बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन है? साधु सीताराम दास। और यही साधु सीताराम दास इस विद्या प्रचारिणी के 1916 के वार्षिकोत्सव में शामिल थे और बैठे थे। उस समय भाषण चल रहा था किसका? विजय सिंह पथिक का। जब विजय सिंह पथिक का भाषण चल रहा था तो उस भाषण से प्रभावित हुए साधु सीताराम दास, उस भाषण से प्रभावित हुए, और प्रभावित हुए तो उनको ऐसा लगा कि ये आदमी बाहर से शिक्षक दिख रहा है लेकिन आंतरिक रूप से कुछ ना कुछ तो है। मुलाकात की और सारी बातें रखी कि भाई क्यों नहीं, आप जब इस धरती के पुत्र हो, जब इस धरती के लिए आप इतना कर रहे हो, तो आपको, मुझे लगता है कि किसानों के लिए कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। तो प्रश्न क्या होगा? दो प्रश्न निकालते हैं हम। एक प्रश्न हमने निकाला, मूल प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, कि विजय सिंह पथिक या पहला विजय सिंह पथिक कब बिजोलिया आंदोलन से जुड़े? हमारा उत्तर होगा 1916। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विजय सिंह पथिक किसके कहने पर अजमेर आए? उत्तर है रास बिहारी बोस। विजय सिंह पथिक का साथ अजमेर में कौन दे रहा था? उत्तर है गोपाल सिंह खरवा। उत्तर क्या है? गोपाल सिंह खरवा।
प्रश्न तीसरा है, विजय सिंह पथिक कौन सी जेल में बंद थे? जेल का नाम क्या है? टोडगढ़। टोडगढ़ से फरार हुए तो कहाँ पहुंचे? चित्तौड़गढ़। और साधु सीताराम दास की मुलाकात विजय सिंह पथिक से कहाँ हुई? तो चित्तौड़गढ़। या किसके कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में शामिल हुए? दूसरे चरण में शामिल हुए। और किसके कहने पर शामिल हुए? साधु सीताराम दास। तो इस दूसरे चरण में कुछ नेता होंगे, जैसे दूसरे चरण में मूल नेता विजय सिंह पथिक, ठीक है। अगले इनके फुल समर्थन करने वाले माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। उसके बाद जमनालाल बजाज, उसके बाद में हरि भाऊ उपाध्याय। इस प्रकार से कुछ नेता होंगे। साधु सीताराम दास तो है ही। तो दूसरे चरण में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि कौन कौन से नेता जो हैं वो इस चरण में शामिल हुए थे। अब विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण तरीके से विजय सिंह पथिक के हाथों में आंदोलन रहेगा। तो वो नए तरीके से, भाई उनसे पूर्व आंदोलन चल रहा है तो कैसे चल रहा था, वो नई तरीके से जुड़े हैं तो किस प्रकार से आंदोलन को आगे की गति देंगे। तो देखिए, विजय सिंह पथिक के सामने चुनौती है। पहली चुनौती कि इस आंदोलन को संगठित किया जाए। बहुत सारे किसान हैं, वो एकजुट नहीं है। तो जब तक आंदोलन एकजुटता नहीं आएगी, आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। दूसरी चुनौती ये है कि भाई इसका प्रचार भी किया जाए। इसमें यही कमी रह गई है, अभी तक कमी ये रही है कि इसका पूर्णतया प्रचार नहीं है, उसके भारत को कोने कोने तक पहुंचे आंदोलन, ऐसा कुछ किया जाए। तो सबसे पहले बात, इसको संगठित करने का प्रयास किया। संगठित करने का प्रयास किया तो देखें 1917 की बात है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। 1917 में इस आंदोलन को संगठित करने के लिए कि सभी किसानों को एकजुट करें, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया। इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड को कहा जाता है किसान पंच बोर्ड, ये भी कह सकते हैं। गठन कब हुआ है? 1917 में। ये जो दिन था, इस दिन की हम बात करें, ये दिन था हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन इसका गठन कर दिया। और कौन से गांव में किया, हम उसकी बात करें। ये गांव है मैनाल के समीप वेरीसाल गांव। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन वेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन कर दिया। ये जो है इसका सरपंच, ये एक तरीके से पंच बोर्ड है, तो इसका सरपंच, पहला सरपंच या इसका जो सरपंच है वो बनाया गया मन्ना लाल पटेल को। इसका सरपंच किसको बनाया गया? मन्ना लाल पटेल को। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की अनेक शाखाएं खोलकर गांव-गांव में शाखाएं खोली गई ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। जब तक लोग आंतरिक रूप से जागरूक नहीं है तो बाहर से कितना ही प्रेशर देते रहो तो उससे कोई फायदा वाली बात नहीं है। तो आंतरिक रूप से जागरूक करने के लिए जगह जगह पर इस प्रकार के काम किए गए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? तो और नया काम करने के लिए, अब ये तो है संगठित करने का काम। अब प्रचार कैसे करें? तो प्रचार करने के तरीके होते हैं, कोई समाचार पत्र का सहारा लीजिए या कोई और कुछ। तो देखिए, इसका प्रचार करने के लिए प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया। कौन से समाचार पत्र का? प्रताप समाचार पत्र। यानी कि प्रश्न ये होगा कि बिजोलिया आंदोलन को कोने कोने तक पहुंचाने का काम किस समाचार पत्र ने किया था? तो इसका उत्तर होगा प्रताप समाचार पत्र। अब ये प्रताप समाचार पत्र है, ये कहां से चलता है? कानपुर से। कहां से चल रहा है? कानपुर से। और इस समाचार पत्र को चलाने वाले जो हैं उनकी बात करें, कानपुर से चलाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी।
इस समाचार पत्र को गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो संचालित करते हैं। अब इसके लिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी से बात की कि भाई देखो, आप सब इसी देश के निवासी हो, किसानों के समर्थक हो, किसानों का भी फायदा और आपका भी फायदा हो, ऐसा कुछ करें। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया आंदोलन की जो बातें हैं वो लिखी और उसकी जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को, ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, इसे चांदी की राखी भेजी थी। चांदी की राखी भेजी। अब चांदी की राखी भेजने का उद्देश्य ये था कि भाई वो भी अपना खर्चा भी निकाल लेंगे, इस प्रकार से उनको भी ऐसा लगेगा कि फ्री में कोई काम नहीं हो रहा। अब देने के लिए तो क्या है, सभी जानते हैं, बाबा जी की झोली में तो जेवड़ा ही मिलेगा। फिर भी देखो, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से चलता है, आपका प्रश्न, कानपुर से। संचालित करने वाले कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। फर्स्ट ग्रेड जीके में आया हुआ प्रश्न है। अब आपके सामने प्रश्न है कि और क्या है, और कौन कौन से ऐसे समाचार पत्र हैं जिसमें बिजोलिया आंदोलन का जिक्र हुआ या बिजोलिया आंदोलन का प्रचार हुआ, बताएंगे। तो देखिए, उनकी हम बात करें तो एक समाचार पत्र चलता है प्रयाग से, एक समाचार पत्र चल रहा है कलकत्ता से। समाचार पत्र का नाम भारत मित्र। प्रयाग से अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र। एक है पूना से मराठा, बाल गंगाधर। अब हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन की जानकारी नहीं मिली, तो एक हटाकर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चार हमें ध्यान रहना चाहिए, लेकिन प्रश्न जो है अगर चारों भी आ जाए और ये होगा कि किस समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन को कोने कोने तक पहुंचाया, तो चारों ऑप्शन होंगे, तो कौन उत्तर होगा, प्रताप होगा। कौन होगा भाई, प्रताप। तो 1917 में ऊपरमाल बोर्ड, हम क्रम से चलेंगे, और उसके बाद में ये काम किया। इसी समय हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के नाम से अंग्रेजों ने या राव ने नए कर लेने चाहे, तो नए कर देने से इन बिजोलिया के आसपास के सभी गांवों के किसानों ने बिल्कुल मना कर दिया। अगर बिल्कुल मना कर दिया तो देखो, बिल्कुल जब मना कर दिया तो नारायण पटेल नामक व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इस व्यक्ति के नेतृत्व में एक नया आंदोलन हुआ कि हम नए कर जो आप विश्व युद्ध के नाम पर दे रहे हो या युद्ध के खर्चे के नाम पर ले रहे हो, ऐसे नए कर हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो नारायण पटेल को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो एक नए तरीके में आ गया आंदोलन, यानी कि अब सारे के सारे किसान जो है वो एकजुट होने लगे और नारायण पटेल की रिहाई की मांग करने लग गए। नारायण पटेल को छोड़ दो या हमको भी जेल दो, इस प्रकार के विचार करने लग गए। तो 1917 की ये बात, उससे आगे बढ़े 1918 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ। हाँ, 1917 में सारे काम होने के बाद आगे बढ़े। हम देख रहे हैं दूसरा चरण। आपको ध्यान रखना है, ये मिटाने के बाद में भी यहां से प्रश्न होंगे, अभी थोड़ी देर में देखना। 1919 की साल आई। 1919 की साल में 2-3 काम हुए, ध्यान रखना क्या क्या काम हुए उनकी बात करते हैं हम। 1919 की साल आई। बिजोलिया आंदोलन के प्रस्ताव या बिजोलिया आंदोलन की मांगे कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन तक पहुंचाई गई। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन तक पहुंचाई गई, अमृतसर अधिवेशन तक पहुंचाई गई। 1919 में ही वर्धा में, कहां है भाई, वर्धा है महाराष्ट्र में। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक ने संस्था का निर्माण किया, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किया। राजस्थान सेवा संघ,
ये राजस्थान की पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो राजस्थान में क्रांति के लिए या राजस्थान के लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। राजस्थान सेवा संघ 1919 में इसका गठन हुआ, वर्धा में हुआ। और करने वाले कौन थे भाई? विजय सिंह पथिक। साथ में एक काम और कर दिया गया वर्धा में, एक समाचार पत्र का नाम है राजस्थान केसरी। एक समाचार पत्र क्या है भाई? राजस्थान केसरी। इनको चलाया, कहां से चलाया? वर्धा से। तो इनका दोनों का हम बात करें, देखो गठन करने वाले, इन दोनों का गठन समझे या स्थापित करने वाले, ठीक है, हम गठन ही लिख लेते हैं। गठन कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक। गठन कौन कर रहे हैं? विजय सिंह पथिक। लेकिन एक बात और हम करते हैं, दोनों के ही, या इसके हम बात करें राजस्थान केसरी के संपादक, राजस्थान केसरी के संपादक राम नारायण चौधरी। कौन बने? राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट बात, यानी कि राजस्थान सेवा संघ के प्रधानमंत्री, राजस्थान सेवा संघ के प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? राम नारायण चौधरी। अब राजस्थान सेवा संघ का काम क्या है? राजस्थान से संबंधित राजपुताना का जो क्षेत्र है वहां से संबंधित जहां जहां भी आंदोलन होंगे, जहां जहां भी किसानों के समस्या होंगी, वहां तक राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता जाएंगे। जब कार्यकर्ता जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह बात आएगी कि प्रधानमंत्री भी जाएगा। तो एक बात आप देखेंगे कि राजस्थान से संबंधित जैसे भील आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, इन अधिकतम आंदोलन में एक व्यक्ति शामिल होगा, और वो व्यक्ति कौन होगा? राम नारायण चौधरी। कौन होगा भाई? राम नारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ जो है वो पूरे राजस्थानियों की सेवा का काम कर रही है, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? राम नारायण चौधरी। फिर से देखें, 1919 में पहला काम अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन की बातें रखी गई। मांगी गई या नहीं मांगी गई वो अलग बातें हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने मना कर दिया था कि भाई क्यों नहीं मानेंगे। उनको ऐसा लगता था, कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर हम किसानों की मांगे स्वीकार कर लेंगे तो समस्या ये आएगी कि उच्च वर्ग हमसे दूर हट जाएगा। राजा महाराजा, जमींदार लोग, सामंत लोग वो हमसे क्या हो जाएंगे? दूर हट जाएंगे। इसलिए हमें किसानों, जो किसान लोग हैं, उनकी मांगे या उनको दूरी रखो, या ऐसा कोई सामंजस्य बिठाओ कि जिससे जमींदार भी और किसान भी हो। अब देखिए, ये जो राजस्थान केसरी है, राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर। हम ये भी जानते हैं राजस्थान में क्रांति का केंद्र अजमेर है, मतलब क्रांतिकारियों का केंद्र अजमेर है। मुगल सत्ता का केंद्र भी अजमेर है, अंग्रेजों की सत्ता जो है उसका केंद्र भी क्या है? अजमेर। तो 1920 में अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और इस समाचार पत्र का नाम रखा गया था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान। समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही समझ में आएगा, कोई भी विशेष बात नहीं है। 1919 की ये घटनाएं चल रही है। 1919 में ही देखो, एक काम क्या हुआ? अमृतसर अधिवेशन वाला काम। दूसरा काम वर्धा में हुआ। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। जहां महात्मा गांधी का, वर्धा में महात्मा गांधी का आश्रम बना है, वहीं जमनालाल बजाज रहते हैं। 1920 में। अब 1919 में जांच आयोग बिठाया गया। जांच आयोग बिठाया गया मेवाड़ सरकार के द्वारा कि लो भाई अब जांच वांच करें, दिखा क्या समस्या है क्या नहीं। तो जांच आयोग बिठाया गया 1919 में, और जांच आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में बिजोलिया में जांच आयोग बिठाया गया। 1919 में इस बिंदुलाल भट्टाचार्य में आयोग में कुल सदस्य कितने थे? 3। कुल 3 सदस्य थे। इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है।
पिछले राजस्थान पुलिस में आया था। निम्न में से कौन सा सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन थे, 3 इसके दिए हुए थे, 1 किसी और का दिया हुआ था। तो पिछले राजस्थान पुलिस में जैसे 2 परीक्षा हुई थी, सैटरडे को और संडे को, उनमें से एक में प्रश्न था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य में कुल सदस्य कितने? 3। एक सदस्य खुद कौन है? बिंदुलाल भट्टाचार्य। 2 सदस्य जो बाकी हैं उनकी हम बात करें, एक है अमर सिंह, और एक है अफजल अली। इस प्रकार से 3 सदस्य ये जांच आयोग गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। इस जांच आयोग का परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब आंदोलन धीमा पड़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ, आंदोलन चलता ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ तक देखें, इससे आगे बढ़ते हैं। 1919 से आगे बढ़े तो हम चलेंगे कहाँ? 1920 में। हम चले थे 1917 में, फिर 1919 में, अब 1920। हाँ, 1920 में क्या हुआ वो देखते हैं। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ भाई? नागपुर। अब ये भी मानने वाले नहीं थे तो किसान भी मानने वाले नहीं थे। 1919 में भी ये रखे थे प्रस्ताव, लेकिन उसमें नहीं स्वीकृत हुआ। कोशिश अब कर रहे हैं, 1920 में स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष टीवी राघवाचार्य। इस अधिवेशन में माणिक्यलाल वर्मा, जो कि विजय सिंह पथिक के साथ थे इस आंदोलन में, माणिक्यलाल वर्मा के साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, कुछ बिजौलिया के किसान कार्यकर्ता आए और कांग्रेस के इस नागपुर अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाई गई। क्या लगाई गई? एक प्रदर्शनी, किसानों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें किसानों के साथ जो होता है, जो गलत होता है, जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय होता है, उसका प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में 3 किसानों ने प्रदर्शन किया था। वो 3 किसान थे, नंदू जी, कालू जी और गोकुल जी। नंदू जी, कालू जी और कौन? गोकुल जी। तो कांग्रेस के द्वारा किसानों की मांगे मान ली गई कि हम अब किसानों का मुद्दा है वो हम उठाएंगे, यानी कि कांग्रेस पूरे देश भर में किसानों के मुद्दे को लेकर चलेगी। 1919 में कांग्रेस को लगता था, 1919 में कांग्रेस को यह लगता था कि किसानों से जुड़ेंगे तो जमींदार लोग, सामंत लोग हट जाएंगे, पर अब कांग्रेस को लगता है कि किसानों से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कांग्रेस जो है वो 1920 में इस बिजौलिया किसान के आंदोलन की मांगों को स्वीकार कर चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1920 में ही और क्या क्या हुआ है हम बात करें। नेक्स्ट 1920 में उदयपुर के महाराणा कौन थे? कल की क्लास में बात कर रहे हो, कौन थे? फतेह सिंह। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने जांच आयोग बनाया। क्या बनाया? जांच आयोग। और कहां बनाया? उदयपुर। और ये कहा कि इस जांच आयोग को बिजौलिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये जांच आयोग ऐसा है यहीं पर आएंगे, किसान लोग यहाँ आएंगे, अपनी मांगे रखेंगे, उदयपुर में आएंगे, यानी कि कहाँ आएंगे? उदयपुर में। ठीक है, एक जांच आयोग बनाया उदयपुर के राजा ने। देखो, पहली बार, जैसे कल की क्लास में अब बात कर रहे थे, पहली बार जो आ रहा था उदयपुर से उसका नाम था हामिद हुसैन। ध्यान में आए तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल की शिकायत पर वो आया था। दूसरी बार आया था अमर सिंह राणावत। ध्यान रहे तो कैसे आया था वो? केसरी सिंह नाबालिग था, उसका संरक्षक बन के आया था। तो तीसरी बार था कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और चौथी बार ये जांच आयोग। वैसे जांच आयोग की बात करें तो 2 है। प्रथम जांच आयोग है बिंदुलाल भट्टाचार्य, और द्वितीय जांच आयोग जो है वो ये है, अब जो बन रहा है इसका नाम नहीं है। ठीक है, तो इस जांच आयोग में 3 सदस्य थे।
कितने सदस्य थे भाई? 3। इस जांच आयोग में 3 सदस्य थे। अब मिलने जो जाएंगे इस जांच आयोग से वो अलग सदस्य हैं। तो 3 सदस्य थे, हम उनकी बात करें। एक सदस्य था रमाकांत मालवीय, एक था तख्त सिंह, और एक सदस्य राज सिंह। एक सदस्य कौन है भाई? कौन है भाई? राज सिंह। इस प्रकार से 3 सदस्य हैं। किसके नेतृत्व में बना? रमाकांत मालवीय के नेतृत्व में ये आयोग बना है, 3 सदस्यीय आयोग। और इस आयोग के तहत ये बात हो गई कि भाई आपको अब जो बिजोलिया के किसान हैं वो आए और बातचीत करें। तो किसान जो हैं बिजोलिया से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया। और बिजोलिया से जो किसान चलते हैं वो किसके नेतृत्व में चलते हैं? वो चलते हैं माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। और कितने सदस्य प्रतिनिधि मंडल जा रहा है? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में कुल सदस्य कितने हैं? 15। तो ये भी एक प्रश्न बन गया। पिछले राजस्थान पुलिस में ही एक प्रश्न ये आया था, और एक प्रश्न तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोगकार, एक प्रश्न ये कि 1920-21 में बने उदयपुर में जांच आयोग में कौन सदस्य शामिल नहीं था? रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह, राज सिंह, और ऑप्शन चौथा दे रखा था अफजल अली। तो अफजल अली शामिल नहीं है। इनका एक सदस्य वहां दिया हुआ था बिंदुलाल भट्टाचार्य में, वहां वो गलत हो जाएगा। तो माणिक्यलाल वर्मा 15 सदस्यों के साथ मिले, किंतु इसका भी कोई भी परिणाम सफल नहीं हुआ, कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो आंदोलन ऐसे कैसे चलता रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंदोलन तो समाप्त हुआ ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 1922 की साल आती है। कौन सी आती है भाई? 1922। 1922 की साल में इस मामले को अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया कि राजा तो 2-3 जांच आयोग बैठा के भेज दियो भाई। राजा देख लियो कि 2-3 जांच आयोग, लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकला। तो सीधी सी बात है, इस मामले को अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया और इन्होंने 1922 में एक आयोग बनाया, एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में। एजीजी हॉलैंड आयोग, इसके नेतृत्व में एक आयोग बनाया और इस आयोग को, एजीजी हॉलैंड आयोग को भेजा। तो देखिए एजीजी हॉलैंड कब पहुंचे? ये पहुंचे 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को ये कहाँ पहुंच गए? बिजोलिया। कहाँ पहुंच गए भाई? बिजोलिया। वहां पर किसानों से, इनमें देखो प्रतिनिधि मंडल कैसे है, एक ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मंडल है, एक मेवाड़ के राजा का प्रतिनिधि मंडल है, और एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल है। 3 मंडल मिलकर यहाँ पर समझौता करेंगे। तो समझौता कब संपन्न हुआ? समझौता 11 फरवरी 1922 को संपन्न हुआ। समझौता 11 फरवरी 1922 को संपन्न हो गया। इस समझौते में बात रखेगी कि 35 कर हटा देंगे। कितने कर हटा देंगे? 35। और साथ में भाई बेकार भी हटा देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मामला यहाँ क्या हुआ? ये सिर्फ कागज कार्रवाई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। यानी कि इसमें कागज कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो आंदोलन 1922 के बाद कुछ समय तक धीमा पड़ा है, पर आंदोलन अब भी समाप्त नहीं हुआ है। पर हम एक बात जरूर देखेंगे कि हमने इस दूसरे चरण में देखा है, फिर से एक बार वापस करते हैं। दूसरे चरण में हमने देखा है, पहली बात विजय सिंह पथिक जुड़े। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़ गए। अगली बात, विजय सिंह पथिक जुड़ने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा को जोड़ लिए। माणिक्यलाल वर्मा जब, उनकी बात कर, माणिक्यलाल वर्मा ने इसी आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध गीत लिखा था। उस गीत का नाम था पंछीड़ा। क्या नाम था भाई? पंछीड़ा। देखो किसानों को जोश दिलाने के लिए आज भी जहां पर आंदोलन होते हैं
वहाँ पर बड़े बड़े गीत और इस प्रकार के जोशीले गीत गाए जाते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा जो है, उनके गीत राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने अर्जी गीत भी गाया था, उन्होंने पंचीड़ा गीत भी गाया था, उन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस प्रकार। तो पंचीड़ा गीत किसका है भाई? माणिक्यलाल वर्मा का। हाँ, तो देखिए एक बार दोबारा दूसरे चरण को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं हम। हाँ, फिर देखते हैं दूसरा चरण। कौन सा चरण? दूसरा। कब शुरू हुआ? 1916। जुड़े एक आदमी, कौन जुड़े? विजय सिंह पथिक। ठीक है। फिर उसके बाद में एक समाचार पत्र जुड़ा, कौन? प्रताप। फिर उसके बाद में साल आई कौन सी? 1917। क्या बना? ऊपर माल पंच बोर्ड। फिर साल आई 1919। क्या बना? राजस्थान सेवा संघ। क्या बना भाई? राजस्थान सेवा संघ। फिर वापस 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। फिर 1920 नागपुर अधिवेशन में किसानों की मांग कर 1920 जांच आयोग। क्या बना? जांच आयोग। फिर 1922 हॉलैंड आयोग। और उस समझौते के तहत किसानों को कुछ राहत की उम्मीद हुई, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, अहिंसात्मक रहा, चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। हम ले लेते हैं तीसरा। कौन सा चरण? तीसरा चरण 1923 से मान लेते हैं और 1941। 1897 से लेकर 1941 तक आंदोलन चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था, जिसे हमने 3 चरणों में बांट दिया। बाकी किसानों ने कोई आंदोलन करते समय चरण थोड़ी बनाए थे कि आज इतनी साल तक ये एक चरण, आज इतने, ये तो पढ़ने की दृष्टि से चरण बनाए गए हैं। किसानों ने आंदोलन के समय कोई भी आदमी ये ध्यान नहीं देता कि चरण बनाओ, वो तो आंदोलन कर दिया तो हो रहा है, उसमें कौन क्या कर रहा है। हाँ, तो देखिए तीसरे चरण में क्या हुआ। सबसे पहले 1923 में विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार हो गए थे। क्या हो गए थे? गिरफ्तार, मेवाड़ सरकार के द्वारा। तो तीसरे चरण का एक बार नेतृत्व किसको आ गया? माणिक्य लाल वर्मा ने क्या शुरू कर दिया? नेतृत्व। अब देखो वापस करते हैं। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण का नेतृत्व चरण शुरू होते ही शुरू किया माणिक्यलाल वर्मा ने। अब तीसरे चरण की समस्याएं क्या क्या थी, हम उनकी बात करते हैं। 1923 से और 26 तक, 1923 से और 26 तक लगातार अनावृष्टि, लगातार क्या? अनावृष्टि और अकाल। अनावृष्टि और अकाल की स्थिति से किसान परेशान थे। किसान चाहते थे कि इन 3 सालों का कम से कम लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाए, ऐसा किसान चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? वो एक एक रुपया नहीं छोड़ रहे, तो वो कौन सा माफ करेंगे। तो किसान बार बार हंगामा कर रहे हैं कि हम इतना लगान नहीं दे सकते भाई, जब थोड़ी बहुत खेती होती थी तब थोड़ा बहुत दे देते थे, अब बिल्कुल ही अनावृष्टि चल रही है तो कैसे लगान दे पाएंगे, ये तो समस्या है। तो साधु सीताराम दास से और इनसे मिलकर 1927 तक विजय सिंह पथिक रिहा भी हो गए थे। क्या हो गए थे? रिहा। हाँ, तो देखो अब 1923 से लेकर 26 तक अनावृष्टि, अकाल, इन सब से परेशान किसानों ने उड़दंग मचा दिया, लेकिन कर देने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम इन 3 साल का तो बिल्कुल भी कर नहीं देंगे। पर राव जो था, कौन था? कौन था राव? पहला राव कौन? कृष्ण सिंह। दूसरा राव कौन? पृथ्वी सिंह। तीसरा राव कौन? केसरी सिंह। अभी राव कौन? केसरी सिंह। हाँ, तो देखिए 1927
1923 से 26 में अनावृष्टि, अकाल और इन सबसे परेशान किसानों ने उद्यम मचाया कि हम कर नहीं देंगे, किंतु राव ने जबरन कर वसूल करना शुरू किया। तो अब क्या करें? सारे किसान एकत्रित हुए और एकत्रित होकर विजय सिंह पथिक से सलाह मशुरा किया कि क्या करें, बोलो। तो कहता है कि भाई आप बहुत पहले एक बार ऐसा काम किया था आपने, चंवरी कर लगा था, तब आपने क्या किया था? तब आपने किया था कि खेतों को पड़ते छोड़ दिया था, एक बार और छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने, जो मुंशी होते हैं, दीवान होते हैं, उनके पास गए और अपनी खेती से इस्तीफा दे दिया। पर उस मुंशी ने इस्तीफा नहीं लिया, ठीक है, इस प्रकार से तो पड़त छोड़ दिया, खेती को पड़त छोड़ दिया। तो इस बार जो राव केसरी सिंह ने, उसने क्या किया, 1927 में की बात है, 1927 में किसानों की जमीन को महाजनों को नीलाम कर दिया। किसान तो डराने की कोशिश कर रहे थे कि भाई राव को डराएंगे, खेती नहीं करेंगे, उसके पास कर कम आएगा तो अपने आप ही सीधा हो जाएगा वो। लेकिन यहां उल्टा पड़ गया। किसानों ने 1927 में, 1926-27 में किसानों ने खेती को पड़त छोड़ा। राव ने क्या किया, किसानों की उस जमीन को अन्य महाजनों को नीलाम कर दिया कि भाई खाली पड़ी को कर तो आओ, करना तो दूसरा दो। वो दूसरा किराएदारों से या फिर भी काश्तकारों से खेती करवा लेंगे। अब किसानों की और समस्या। अब देखिए, एक बार सुनिए। पहले जो आंदोलन चला वो करों के खिलाफ था, बढ़े हुए करों के खिलाफ, अधिक करों के खिलाफ आंदोलन था। लेकिन अब आंदोलन जो है वो क्या हो गया, अब उल्टा पड़ गया। अब आंदोलन करों के खिलाफ न होकर अब जमीन लौटाने की तरफ मुड़ गया। पूरा आंदोलन इस तरफ मुड़ गया कि जमीन लौटाया जाए। एक बात और देखिए, सारे के सारे किसान दौड़े दौड़े गए, सारे के सारे किसान दौड़े दौड़े गए तो किसके पास जाएंगे? विजय सिंह पथिक के पास। महाराज, बोलो क्यों हो महाराज, यो गड़बड़ होगी कि थे जो कहा वो मैं करया। आप लोगों ने कहा कि भाई जमीन को पड़त छोड़ दो, तो जमीन से हाथ धो बैठे मैं तो, अब थे ही बताओ क्या करा। तो विजय सिंह पथिक ने कहा भाई ऐसा तो कोई गलत तो सोचा ही नहीं था, विचार तो ठीक ही किया, तो होगा गड़बड़ तो। यानी कि आदमी अनेक बार अच्छे कार्य करता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार उससे गलत कार्य या एक बार उससे गलती हो जाए वो पूरे जमाने को दिखाई दे जाती है। तो देखिए, विजय सिंह पथिक इस मामले को ध्यान में देते हुए, और विजय सिंह पथिक जो है वो 1927 में पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ये एक प्रश्न है। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 में। आंदोलन से हटे नहीं है, ध्यान रखना। ऊपरमाल पंच बोर्ड से हट रहे हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में बना था, 1927 में हट रहे हैं। लगभग 10 साल ऊपरमाल पंच बोर्ड को सेवा देने वाले व्यक्ति विजय सिंह पथिक इस्तीफा दे दिया। अब ये समस्या होगी नेतृत्व कौन करे, तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व फिर से संभाला किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। पर माणिक्यलाल वर्मा जो है उनसे भी आंदोलन नहीं चला, उनका सपोर्ट किया जमनालाल बजाज ने। और जमनालाल बजाज के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया भाई? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो देखिए, आंदोलन चल रहा है जमीन वापसी को लेकर। अनेक बार किसान जो हैं वो कभी मुंशी से जाकर मिलते हैं, कभी दीवान से जाकर मिलते हैं, कभी राजा से जाकर मिलते हैं, लेकिन जमीन वापस नहीं होती, जमीन वापस नहीं होती। इधर चलते चलते 1931 में, 1931-32 में माणिक्यलाल वर्मा को भी, माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। इन छोटे मोटे घटनाओं के कारण गिरफ्तार किया गया और कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। आंदोलन चल रहा है। देखो, अब अंतिम समय पर चल रहे हैं, आंदोलन की समाप्ति पर चल रहे हैं। किस तरीके से एक बहुत लंबा आंदोलन चला, ठीक है। इतने लंबे आंदोलन से अन्य जो है कोई बड़े आंदोलन होने थे वो नहीं हो पाए थे उस समय। तो जहां जहां भी हम बात करें, 1931-32 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद जमनालाल बजाज जो है
उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया था। अब जमनालाल बजाज आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं। तो अंतिम नेतृत्वकर्ता का प्रश्न आए तो ध्यान रखना, अंतिम नेतृत्वकर्ता जो है वो रहेंगे हरिभाऊ उपाध्याय। आगे बढ़े हम, कौन सा चरण चल रहा है? तीसरा। तो जमनालाल बजाज के पास जब नेतृत्व था, जमनालाल बजाज इनके पास जब नेतृत्व था तो ये मेवाड़ के पीएम से मिले थे। मेवाड़ के पीएम कौन थे? सुखदेव। मेवाड़ के पीएम सुखदेव से मिले थे और सुखदेव ने ही आश्वासन दिया था कि भाई जमीनें वापस लौटा दी जाएंगी, ऐसा कुछ आश्वासन, लेकिन वो लौटा ही नहीं गई थी। इधर से इन लोगों ने, किसानों ने भी आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में हम आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उनमें हिस्सा नहीं लेंगे, अपने चुपचाप खेती करेंगे। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, किसान इस आस पर आंदोलन तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसने आश्वासन दे रखा है, तो आंदोलन थोड़ा बहुत चल सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है, चल रहा है धीरे धीरे। 1938 में जाके एक परिवर्तन आया। 1938 में परिवर्तन आया। और क्या परिवर्तन आया? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया, यानी कि अब और भी किसान कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होंगे। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन भी कौन कर रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा। कौन कर रहे हैं भाई? माणिक्यलाल वर्मा कर रहे हैं। 1938 ही हम बात करें, मेवाड़ के पीएम, मेवाड़ का पीएम प्रधानमंत्री कौन बना? टी विजय राघवाचार्य। कौन बना भाई? टी विजय राघवाचार्य। तो मेवाड़ का पीएम पहले कौन था? सुखदेव। अब ये टी विजय राघवाचार्य बना। ये बहुत ही मतलब किसानों के समर्थक आदमी है, गरीब मजदूरों का समर्थक। इस प्रकार से टी विजय राघवाचार्य ने आश्वासन देना शुरू किया, या इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया कि कैसे किसानों को खुश किया जाए, किस प्रकार से किसानों के साथ कौन सा बर्ताव किया जाए। इस पर काम करते हुए टी विजय राघवाचार्य के आदेश पर, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के आदेश पर वित्त मंत्री मोहन सिंह मेहता, वित्त मंत्री कौन? मोहन सिंह मेहता ने बिजोलिया में जाकर किसानों से समझौता किया। कब किया? 1941 में समझौता हो गया। 1941 में क्या हो गया भाई? समझौता। समझौता करने वाला कौन था? मोहन सिंह मेहता। किंतु इस सब का एक परिस्थिति तैयार करने वाला था टी विजय राघवाचार्य, जो मेवाड़ के एक नए प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं टी विजय राघवाचार्य ने ही बाद में मेवाड़ प्रजामंडल को अनुमति दी थी, और उसी वजह से 1941 में ही मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1941 में किसानों से समझौता हो गया, 1941 में ही मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हो गया था, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा ही उसके अध्यक्ष बने थे। तो 1900 में समझौता हुआ। समझौते में क्या बातें रखी गई? समझौते में बातें रखी एजीजी हॉलैंड वाली ही, 35 कर माफ कर दिए जाएंगे, और उसके साथ में बैठ बेगार भी हटा दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों से किसान भी परेशान थे, लंबे समय थे वो बैठे थे। अब अगर ज्यादा समय हो गया, कोई मनाने आ नहीं रहा, हमारी बातें कोई मान नहीं रहा, तो कितने एक दिन बैठे रहेंगे। इसलिए छोटी मोटी जो मिले वो लो और आंदोलन के कर लो समाप्त। इसी में फायदा है, थोड़ी बहुत बची रह जाए इज्जत, नहीं तो बैठे बैठे खुद को उठ के आना पड़ेगा घर, ले भाई हड़ताल खुद ही कर लिया और खुद ही तोड़ लिया। तो इस प्रकार से 35 करोड़ को माफ करके